हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। और ब्लॉक 3 का यूनिट 1 चल रहा है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीम एंड टीम बिल्डिंग। यहाँ पे ये बात करेंगे कि टीम में काम करना और टीम बनाना और ग्रुप का आपस में कोलैबोरेट करना कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो व्हेन ग्रुप इंट्रैक्शन इज नेसेसरी टू जॉब परफॉर्मेंस, टीम बिल्डिंग कैन बी यूज टू फॉस्टर टीम स्पिरिट। कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी जॉब के लिए ग्रुप में काम करना ज़रूरी होता है तो उस केस में टीम बिल्डिंग जो है उससे टीम स्पिरिट बढ़ती है, काम करने की लोगों की जो इच्छा है और उनकी जो कमिटमेंट है वो बढ़ती है। ठीक है, वो कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ कमिटेड होते हैं अपने ग्रुप के साथ। तो परफॉर्मेंस इंक्लूड इंडिविजुअल एफर्ट्स एंड कलेक्टिव वर्क प्रोडक्ट्स, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस में उनका इंडिविजुअल एफर्ट भी दिखता है और कलेक्टिव वर्क प्रोडक्ट्स भी दिखता है, विच आर रिजल्ट ऑफ जॉइंट एंड कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट्स। तो यानी कि मिलजुल के जो काम करते हैं उसका रिजल्ट नज़र आता है। तो यहाँ पे नाउ दे आर सेइंग इंडिकेशन ऑफ शेयर्ड लीडरशिप रोल्स, यानी कि जो लीडरशिप रोल्स हैं वो शेयर होते हैं ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, सबके अपने अपने स्टाइल होते हैं, सब एक दूसरे को इनपुट्स देते हैं, कोऑपरेट करते हैं। तो देयर इज़ एन इंडिकेशन ऑफ शेयर्ड लीडरशिप रोल्स। इंडिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी, खुद भी अकाउंटेबल होते हैं अपने काम के लिए, दूसरे लोग भी अकाउंटेबल होते हैं। तो इंडिविजुअल और म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी होती है। एनकरेजेस ओपन एंड एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग। ओपन एंड एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग का मतलब है, ओपन एंड का मतलब है कोई अपने इनपुट्स देने के लिए हेजिटेट नहीं करता, लोग खुला होकर बोलते हैं, एक्टिव होते हैं, डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मिलके। कॉम्प्लीमेंट्री बाय नेचर, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं टीम में, जब भी हम काम करते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इंडिकेशन ऑफ पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव एक्शंस होते हैं, यानी कि पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, पॉजिटिव एक्शंस लिए जाते हैं। डिस्कसेस, डिसाइड्स एंड डज रियल वर्क टुगेदर, तो जो चीज़ें एक साथ डिस्कस करते हैं, मिलके डिसाइड करते हैं, काम करते हैं। इंडिकेशन ऑफ ट्रस्ट अमंग ग्रुप मेंबर्स, एक दूसरे में ट्रस्ट बढ़ता है ग्रुप मेंबर्स का। ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द टीम सपोर्ट्स अनदर वन विलिंगली, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, विलिंगली करते हैं अपनी मर्जी से। इफ डिसएग्रीमेंट हैपन्स स्टिल टीम मेंबर्स वर्क टू रिजॉल्व डिफरेंसेस एंड रीच कंसेंसस, अगर डिसएग्रीमेंट हो भी जाता है तो वो मिलजुल के कोशिश करते हैं कि उसको रिजॉल्व करें और एक एग्रीमेंट पे पहुँचें जिसमें सारे लोग एग्री हों, कंसेंसस पे। टीम मेंबर्स ऑफर सजेशंस एंड गिव फीडबैक टू अदर मेंबर, एक दूसरे को फीडबैक भी देते हैं, सजेशन भी देते हैं। तो एक्चुअली टीम्स क्रिएट पोटेंशियल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू जनरेट ग्रेटर आउटपुट, तो टीम में काम कराने से बहुत ज़्यादा आउटपुट अच्छे निकल के आते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसलिए टीम बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए यहाँ बात भी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम इसीलिए बात कर रहे हैं टीम बिल्डिंग की, क्योंकि टीम में काम करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है एम्प्लॉयज़ को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी। लेकिन टीम बनाने का जो एक्सपीरियंस है वो हर किसी में नहीं होता। यूजुअली लोग यूनाइट करके काम करवाना ज़्यादा बेटर पसंद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर एम्प्लॉय यूनाइटेड हो जाएंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट हो जाएंगे, वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो कई बार मैनेजर्स क्या करते हैं कि यूनिटी नहीं होने देते या उनको हमेशा अलग अलग रखते हैं, तो उनको लगता है वो ज़्यादा बेटर काम करेंगे, पर ऐसा नहीं है। अगर आप टीम बनने दोगे, लोगों में कोऑर्डिनेशन बढ़ने दोगे, कोलैबोरेशन बढ़ने दोगे, तो वो अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि एक अच्छी इफेक्टिव टीम बनाने के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए, हर किसी की बस की नहीं होती कि वो इस तरह से टीम बिल्डिंग कर सके। ठीक है, तो बिलोंगिंग टू अ टीम इन द ब्रॉडेस्ट सेंस इज अ रिजल्ट ऑफ फीलिंग अ पार्ट फ्रॉम समथिंग लार्जर देन वन सेल्फ। तो जब भी हम किसी टीम का पार्ट होते हैं तो हमें लगता है कि हम किसी बड़ी चीज़ का पार्ट है, अपने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ का पार्ट है, एंड अपने मिशंस और ऑब्जेक्टिव जो है उनको ज़्यादा बेटर तरीके से हम समझते हैं। इन अ टीम ओरिएंटेड एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी टीम ओरिएंटेड एनवायरनमेंट होता है तो वहाँ पे हम अपने से ज़्यादा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए काम करते हैं। एवरी एम्प्लॉय वर्क्स विद फेलो मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोड्यूस दिस रिजल्ट्स, तो अपने फेलो मेंबर्स के साथ मिलकर काम किया जाता है। तो वैसे तो ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअली भी हमारे कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, जब हम एक टीम में होते हैं तो हम एक अपना खुद का भी तो हमारा एक सिंगल, जैसे सपोज हम किसी डिपार्टमेंट में हैं तो वो डिपार्टमेंट का पूरा मिल के टारगेट है अचीव करने का, लेकिन उसमें भी हम सबको अलग अलग काम मिला होता है, इंडिविजुअल काम दिया होता है, लेकिन फोकस हमारा यही होता है कि सबको साथ में लेके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। तो यूनिफाइड ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। ठीक है, एंड द पिक्चर ड्राइव्स मैनेजमेंट्स एक्शन एंड मैनेजमेंट्स फंक्शन एग्जिस्ट टू सर्व बिगर पिक्चर। तो जो भी हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं या जो भी हमारा उस टाइम पे काम होता है वो एक बिगर पिक्चर की तरफ होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल एज अ होल कैसे हमने अचीव करना है।
one needs to differentiate this overall sense of teamwork from task of developing an effective intact team that is formed to accomplish a specific goal. फोकस कहाँ होना चाहिए हमारा कि किस तरह से एक ऐसी टीम बना सकें जो मिल के एक गोल को पूरा कर सके. People confuse the two team building objectives. This is why so many team building seminars, meetings, retreats, activities. तो कई सारे सेमिनार्स होते हैं जहाँ पर ये ट्रेनिंग दी जाती है कि टीम कैसे बनाई जाएगी, मीटिंग्स होती हैं, बहुत डिस्कशन होती है, क्योंकि कह रहे हैं टीम बनाना भी सबके बस की बात नहीं होती है. सब किसके लिए भी स्किल चाहिए एक अच्छी इफेक्टिव टीम बनाने के लिए. एक्सपीरियंस चाहिए, स्किल्स चाहिए. नाउ 12 C's ऑफ टीम बिल्डिंग, 12 C's फॉर टीम बिल्डिंग. यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ मेंबर्स यूनिवर्सली एक्सप्लोर वेज टू इम्प्रूव business results and profitability. Many view team-based horizontal organization structure as the best design for involving all employees. तो horizontal organization structure का मतलब है कि सारे teams में काम कर रहे हैं rather than vertical. vertical में क्या हो रहा है कि टॉप में बॉस है, टॉप बॉस, टॉप मैनेजमेंट है, फिर उसके नीचे सबॉर्डिनेट्स है, उसके नीचे सब टीम नहीं है. वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल का मतलब है टीम्स में डिवाइड कर दिया काम और टीम्स मिलके काम कर रही हैं. So no matter what one calls the team-based improvement effort, whether it is continuous improvement, total quality, lean manufacturing or self-directed work team, it is clearly evident that management are striving to improve results for customers. तो basically देखो management क्या कोशिश करती है, जो हम जितने भी डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल्स पढ़ रहे हैं या जिस तरह से मैनेज किया जा रहा है या टीम बनाने की कोशिश हो रही है, अल्टीमेटली सबका तो मेन गोल यही है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करनी है और कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है. तो if the team improvement efforts are not living up to one's expectation, this self diagnosing checklist may tell you why. तो ये कह रहे हैं हम यहाँ पे कुछ आपको एक लिस्ट बताएंगे. यहाँ जो 12 C's की बात करिए, ये कुछ C से स्टार्ट होते हुए कुछ चीज़ें टर्म्स आपको बताएंगे, एक चेकलिस्ट की तरह होगी जिसको आप खुद से चेक कर सकते हो कि आपकी टीम में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो सारी चीज़ें टीम बिल्डिंग में हो रही है या नहीं हो रही है, जिससे आप ये देख सकते हो कि आपकी टीम सक्सेसफुल हो पाएगी कि नहीं. तो इसमें अब क्या क्या चीज़ें आती है. तो पहली चीज़ है क्लियर एक्सपेक्टेशंस. हैज़ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप क्लियरली कम्युनिकेटेड इज एक्सपेक्टेशन फॉर द टीम परफॉर्मेंस. क्या एक लीडर ने क्लियरली अपने टीम को बताया है कि उनको क्या एक्सपेक्टेड है. जैसे आप अपनी टीम को या अपने अंडर जो ग्रुप आपका काम करता है, आप अगर उसको क्लियरली ये नहीं बताओगे कि उनसे क्या एक्सपेक्टेड है तो वो कंफ्यूज ही रहेंगे हमेशा. तो क्या आपने क्लियरली अपनी एक्सपेक्टेशंस कम्युनिकेट की हैं कि उनको क्या करना है और हमें क्या रिजल्ट चाहिए, आउटकम क्या होना चाहिए. डू द टीम मेंबर अंडरस्टैंड वाई द टीम वॉज क्रिएटेड. क्या टीम मेंबर्स को पता है कि उन्हें क्यों टीम में डाला गया है. Is the organization demonstrating consistency of purpose in supporting the team members with resources of people, time, money? क्या ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ उन्हें दिखा रही है कि हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं रिसोर्सेज देकर, टाइम देकर, पैसा देकर. ये चीज़ क्या उनको दिखाया जा रहा है कि हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं. डज द वर्क ऑफ द टीम रिसीव सफिशिएंट एम्फेसिस एज अ प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ द टाइम, डिस्कशन, अटेंशन. मतलब जो भी उन्हें काम दिया जा रहा है उसमें उनको बताया जा रहा है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है या कितना उनको अपने टाइम की कितनी प्रायोरिटी देनी है उस काम को, या डिस्कशन के थ्रू, अटेंशन के थ्रू. यानी कि एकदम क्लैरिटी. क्या आपने बिल्कुल क्लियर एक्सपेक्टेशंस रखी हुई है अपने टीम के सामने कि उनको क्या करना है, कितनी देर में करना है, कब तक करना है और किस तरह का आउटपुट चाहिए. तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए. जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी टीम से उनको पता होना चाहिए कि हमसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है. क्लियर एक्सपेक्टेशन, ये आपका पहला सी है. दूसरा सी है कंटेक्स्ट. कंटेक्स्ट मतलब डू टीम मेंबर्स अंडरस्टैंड वाई दे आर पार्टिसिपेटिंग ऑन द टीम. कि उनको ये पता है कि वो क्यों टीम में आए हैं, कंटेक्स्ट क्या है, सिचुएशन क्या है. डू दे अंडरस्टैंड हाउ द स्ट्रैटेजी ऑफ यूजिंग टीम्स विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अटेन इट्स कम्युनिकेटिव. मतलब कि टीम बनाने की स्ट्रैटेजी से ही कैसे उनके गोल पूरे होंगे. क्या ये उनको क्लियर है कि हमें इंडिविजुअल क्यों नहीं करवा रहे, ये टीम में क्यों करवा रहे हैं, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जो टीम में ही पूरी हो सकती है. ये चीज़ उनको बता के, कई बार क्या होता है मैनेजर या सीनियर जो बॉसेस होते हैं वो बताते ही नहीं कुछ एम्प्लॉय को, वो बस उनको बोल देते हैं आप टीम में काम करोगे, पर ये नहीं पता होता कि क्यों बोल रहे हैं, उसके बिहाइंड द उसके पीछे जो रीज़न है वो नहीं बताया जाता. तो वो भी बताओ कि क्यों करा जा रहा है सब, पूरा कंटेक्स्ट दो. कैन टीम मेंबर डिफाइन द टीम इंपॉर्टेंस थ्रू द अकम्पलिशमेंट ऑफ कॉर्पोरेट. क्या टीम मेंबर्स डिफाइन कर पा रहे हैं कि टीम कितनी इंपॉर्टेंट है उस गोल को पूरा करने के लिए. Does the team understand where its work fits in the total context of the organization goal, principle, vision?
तो क्या टीम को ये समझ में आ रहा है कि उनका जो काम है वो उसके ऑर्गेनाइजेशन के गोल में कहाँ फिट हो रहा है, या वो जो काम करेंगे वो कितना इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर गोल को रीच करने के लिए। पूरा कंटेक्स्ट समझ में आना चाहिए, सब कुछ, कि आप एक टीम बना रहे हो तो उसके आसपास आपने क्या सोच के बनाया है, किस तरह की सिचुएशन है, वो कहाँ फिट होते हैं, क्यों ज़रूरी है टीम में काम करना, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। दूसरा सी है कंटेक्स्ट। तीसरा सी है कमिटमेंट। डू द टीम मेंबर्स वांट टू पार्टिसिपेट ऑन द टीम, क्या उनके अंदर कमिटमेंट है टीम में पार्टिसिपेट करने की, क्या उनको ये फील होता है कि टीम मिशन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो क्या वो इतने कमिटेड हैं या उनको फील हो रहा है कि ये सच में इम्पॉर्टेंट है टीम में काम करना। आर मेंबर्स कमिटेड टू अकम्प्लिशिंग द टीम मिशन एंड एक्सपेक्टेड आउटकम, क्या वो इतने कमिटेड हैं कि वो अपने मिशन और गोल को पूरा करेंगे। डू द टीम मेंबर्स परसीव देयर सर्विस एज वैल्यूएबल टू द ऑर्गेनाइजेशन और टू देयर ओन करियर, क्या उनको लग रहा है कि जो वो टीम में काम करेंगे या जो भी वो करने वाले हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना इंपॉर्टेंट है और उनके अपने करियर के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। डू टीम मेंबर्स एंटिसिपेट रिकॉग्निशन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, क्या उनको ऐसा फील हो रहा है कि हम जो करेंगे उसके कोई हमें रिकॉग्निशन भी मिलेगा, कोई फ़ायदा भी होगा, हमें पहचानेंगे भी, हमें अप्रिशिएट भी करेंगे, हमें रिकॉग्नाइज करेंगे। डू टीम मेंबर्स एक्सपेक्ट देयर स्किल्स टू ग्रो एंड डेवलप ऑन द टीम, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उस टीम में काम करके ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, क्या उन्हें ऐसा फील होता है। आर टीम मेंबर्स एक्साइटेड एंड चैलेंज बाय द टीम अपॉर्चुनिटी, क्या उनके अंदर वो एक्साइटमेंट है कि अगर हम ये टीम में काम करेंगे तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, क्या ये इस तरह की फीलिंग्स उनके अंदर आ रही है। अगर आ रही है तो ऑब्वियसली उनको अच्छा लगेगा काम करने में, और नहीं आ रही है, उनको लग रहा है कि नहीं हमारे काम का कोई फ़ायदा नहीं होगा, टीम में काम करेंगे तो क्रेडिट तो कोई और ले जाएगा, अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो फिर वो कमिटेड नहीं होंगे। थर्ड सी आपका कमिटमेंट। फिर आता है फोर्थ कॉम्पिटेंस। तो डज द टीम फील दैट इट हैज़ अप्रोप्रिएट पीपल पार्टिसिपेटिंग, क्या उनको ये लग रहा है कि जो उनकी टीम बनी है उसमें सही लोग हैं उस टीम में। एज एन एग्जाम्पल इन अ प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, ईच स्टेप ऑफ द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड ऑन द टीम, कि जो भी आपके प्रोसेस के स्टेप्स हैं क्या उनको क्लैरिटी से रिप्रेजेंट करे गए हैं कि उन्होंने क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है। ये एक एग्जाम्पल है। डज द टीम फील दैट इट्स मेंबर हैव द नॉलेज, स्किल एंड कैपेबिलिटी टू एड्रेस द इश्यूज, अब टीम वालों को ये लग रहा है कि ये जो टीम में मेंबर्स लिए हैं उन सब में उतने नॉलेज और स्किल और कैपेबिलिटीज़ है कि वो काम कर सकते हैं, जो काम उन्हें दिया जा रहा है वो कर पाएंगे। इफ नॉट, अगर नहीं लगता है तो डज द टीम हैव एक्सेस टू हेल्प, अगर अगर ऐसा नहीं है, मान लो उन्हें लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर वो नॉलेज एंड स्किल नहीं है, तो क्या उनको हेल्प मिलने की कोई एक्सपेक्टेशन है या कोई एक्सेसिबिलिटी है। डज द टीम फील इट हैज़ रिसोर्सेज, क्या उनके पास रिसोर्सेज हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, सपोर्ट है मिशन पूरा करने के लिए। तो अगर तो कॉम्पिटेंस फील हो रही है तब तो वो एफर्ट करेंगे, कॉम्पिटेंस फील नहीं हो रही है तो एफर्ट नहीं करेंगे। दिस इज योर फोर्थ सी, कॉम्पिटेंस। फिफ्थ आता है चार्टर। हैज़ द टीम टेकन इट्स असाइंड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिजाइन इट्स ओन मिशन विजन स्ट्रैटेजीज टू अकम्प्लिश द मिशन, मतलब क्या उन्होंने अपने खुद के जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसके बेस पे अपने खुद के मिशन विजन स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन करें हैं कि हम क्या करेंगे। एक तो होता है ओवरऑल आपने बता दिया कि आपका ये टारगेट है, दूसरा कि उस टारगेट को अचीव करने के लिए अब हम क्या करेंगे, वो चीज़ें उन्होंने सोची है, डिसाइड की है। एज द टीम डिफाइंड कम्युनिकेटेड इट्स गोल, इट्स एंटिसिपेटेड आउटकम्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, टीम ने बताया है कि वो क्या क्या करने वाले हैं, उनके क्या क्या गोल्स हैं, किस तरह से आउटकम्स आएंगे। इट्स टाइमलाइन, कितने देर में करेंगे, टाइमलाइन मतलब कब कब क्या क्या अचीव, क्या क्या टारगेट पूरे करेंगे। हाउ इट विल मेजर बोथ आउटकम्स ऑफ इट्स वर्क एंड प्रोसेस द टीम फॉलो टू अकम्प्लिश देयर टास्क, कि अपने आउटकम को कैसे मेजर करेंगे, कितना आउटकम आया कितना नहीं आया, प्रोसेस कैसे मेजर करेंगे। डज द लीडरशिप टीम और द अदर कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप सपोर्ट व्हाट द टीम हैज़ डिज़ाइन, क्योंकि लीडरशिप टीम और अदर कोऑर्डिनेटेड ग्रुप मतलब जो भी लीडरशिप है या जो भी और ग्रुप है उनको सपोर्ट मिल रही है इन चीज़ों को डिज़ाइन करने में। तो एक तरह से चार्टर का मतलब ये है कि टीम ने अपने आप से क्या करना है, क्या स्टेप फॉलो करने हैं, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, या उनके क्या छोटे छोटे गोल्स हैं जिनको वो एक एक करके पूरा करेंगे। तो वो चीज़ें डिसाइड करी है टीम ने, मिलके बातचीत करी है, कुछ सोचा है क्या करना है। तो नेक्स्ट सी आपका आता है कंट्रोल। डज द टीम हैव इनफ फ्रीडम एंड एम्पावरमेंट टू फील इट्स ओनरशिप, फील द ओनरशिप नेसेसरी टू अकम्प्लिश इस चार्टर, तो क्या आपने इतनी फ्रीडम दी है अपनी टीम को, या इतना एम्पावरमेंट, इतना एम्पावर किया है कि उनको एक ओनरशिप फील हो रही है कि जो उनका जो काम है वो खुद अपने आप कर लेंगे,
उनको किसी की ऑर्डर्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपने उनके ऊपर छोड़ दिया, बस उनको वो किसी तरीके से पूरा करना है, तो वो खुद ही अपने काम के, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने काम के, अपने डिसीजन के वो खुद ही ओनर है, खुद ओन करेंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम डू द टीम मेंबर्स क्लियरली अंडरस्टैंड देयर बाउंड्रीज, और इसके साथ साथ भी उनको ये क्लैरिटी है कि उनकी बाउंड्रीज कहाँ तक है, वो किसके आगे किस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते, कहाँ तक उनकी लिमिट होनी चाहिए। हाउ फार मैनी मेंबर्स गो इन परसूट ऑफ सॉल्यूशंस, और कितने लोग हैं जो सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। आर लिमिटेशन, जैसे कि मनी की, पैसे की, टाइम की, डिफाइंड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट बिफोर द टीम एक्सपीरियंसेस बैरियर, मतलब टीम को ये क्लियर कर दिया मैनेजमेंट ने कि उनके पास कितना टाइम है और कितने रिसोर्सेज हैं, जैसे कि पैसे कितने, मॉनिटरी हेल्प कितनी मिल पाएगी, कितनी नहीं मिल पाएगी, टाइम कितना दिया जाएगा करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें पहले से बता दी गई हैं। इज द टीम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एंड अकाउंटेबिलिटी अंडरस्टूड बाय ऑल द मेंबर्स, कि टीम को रिपोर्टिंग करनी है, किसको रिपोर्टिंग करनी है, और कौन कौन किस काम के लिए अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, वो उनको क्लैरिटी है कि किसके हाथ में कितना कंट्रोल है, ठीक है। एज द ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन द टीम्स अथॉरिटी, कि टीम की अथॉरिटी किसके पास होगी, टू मेक रिकमेंडेशंस, टू इम्प्लीमेंट इट्स प्लान, is there is a defined review process so that both the team and the organization are consistently aligned in direction। तो ये ऑर्गेनाइजेशन और उसके अंदर जो टीम, उनके अंदर जो टीम्स हैं, उन दोनों के बीच में क्लैरिटी हो कि किस डायरेक्शन में चलना है, अथॉरिटी किसके पास है, और कौन रिकमेंडेशंस कौन करेगा, किस तरह से काम किया जाएगा, पर्पस क्या होगा। डू टीम मेंबर्स होल्ड ईच अदर अकाउंटेबल फॉर प्रोजेक्ट टाइमलाइंस, एक दूसरे को भी टीम मेंबर्स अकाउंटेबल होल्ड कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो टीम में क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि 4 लोग काम कर रहे हैं और 2 लोग रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट पूरे टीम को मिल रहा है। वो एक दूसरे को भी अकाउंटेबल फील करा रहे हैं कि आपका ये काम है तो आपको भी अचीव करना है, आपको भी उतना एफर्ट डालना है। बीइंग अ टीम हम सबको इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लेनी है अपने काम की। Does the organization have a plan to increase opportunities for self management among organization members? तो अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं कि वो अपने सेल्फ को कैसे मैनेज करें, उस चीज़ के लिए उनको एनकरेज करना, उनको रिसोर्सेज देना, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें आपके 6th C में आती है, कंट्रोल में। फिर 7th C आपका आता है कोलैबोरेशन। Does the team understand टीम एंड ग्रुप प्रोसेस, क्या टीम को ये पता है कि टीम में कैसे काम किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, ग्रुप डेवलपमेंट की क्या स्टेजेस होती हैं। जैसे जब भी कोई ग्रुप बनता है तो उसमें कुछ स्टेजेस होती हैं कि पहले ग्रुप वाले एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर वो एक दूसरे को समझते हैं, फिर वो कोलैबोरेट करते हैं, तो ऐसे स्टेजेस होती हैं उसकी, तो वो उनको क्लैरिटी है। आर दे आर वर्किंग टुगेदर इफेक्टिवली इंटरपर्सनली, एक दूसरे के साथ मिलके अच्छे से काम कर पा रहे हैं। डू ऑल द टीम मेंबर अंडरस्टैंड दी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दूसरे की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको क्लियर है, टीम लीडर कौन है और फॉलोवर्स कौन है। कैन द टीम अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट, गोल सेटिंग, तो ये सारी चीज़ें वो कर पा रहे हैं मिलके, प्रॉब्लम सॉल्व करना, गोल सेट करना, किस तरह से इम्प्रूवमेंट करनी है, ये मिल के काम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। बेसिकली कोलैबोरेशन का मतलब यही है, साथ मिल के काम करना। डू मेंबर्स कॉपरेट टू अकम्प्लिश टीम चार्टर, क्या वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं, क्या वो ग्रुप नॉर्म्स फॉलो करते हैं, जो भी ग्रुप के नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, वो फॉलो करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होती है कि नहीं होती है, जैसे कभी कभार किसी चीज़ पे डिसएग्रीमेंट हो जाना, तो वो चीज़ें कैसे रिजॉल्व करी जाती हैं, कंसेंसस कैसे लिया जाता है, डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है, तो ये सारी चीज़ें कोलैबोरेशन में। फिर आता है कम्युनिकेशन की, कितनी कम्युनिकेशन क्लियर है टीम मेंबर्स के बीच में, तो फीडबैक किस तरह लिया जाता है, कैसे परफॉर्मेंस के ऊपर उनको फीडबैक दिया जाता है, अगर परफॉर्मेंस अच्छी है, ख़राब है, तो कम्युनिकेशन की किस तरह से कम्युनिकेशन है टीम के बीच में। डज द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट बिजनेस इंफॉर्मेशन रेगुलरली, क्या ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टीम मेंबर्स को रेगुलरली दे रही है कि नहीं दे रही है, जो बिजनेस से रिलेटेड है। डू द टीम अंडरस्टैंड कंप्लीट कंटेक्स्ट ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, तो अगेन वही कंटेक्स्ट वाली बात है कि क्या टीम मेंबर्स को कंटेक्स्ट के बारे में कम्युनिकेट किया हुआ है कि वो टीम्स क्यों बनाई है। डू टीम मेंबर्स कम्युनिकेट क्लियरली ऑनेस्टली विद ईच अदर, क्या एक दूसरे के साथ वो क्लियर और ऑनेस्टली कम्युनिकेट करते हैं टीम मेंबर्स के, वो एक दूसरे से बातें छुपाते हैं, तो कम्युनिकेशन क्लियर है।
और उनकी जो अलग अलग ओपिनियंस है क्या वो सामने लेके आते हैं, क्या उनको मौका दिया जाता है अपने ओपिनियंस बोलने का, ठीक है। आर नेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट रेज एंड एड्रेस, कि जो भी नेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको उठाया जाता है, ठीक, रिजॉल्व किया जाता है, एड्रेस किया जाता है। फिर नेक्स्ट 9C है क्रिएटिव इनोवेशन। तो क्रिएटिव इनोवेशन का मतलब ये है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन रियली इंटरेस्टेड है चेंज में। इनोवेशन का मतलब है कुछ नया करना, कुछ न्यू लेके आना, कुछ इनोवेट करना, कुछ नॉवल करना। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन रियली इंटरेस्टेड है कुछ चेंज होने में या चेंज करने में। डज इट्स वैल्यू क्रिएटिव थिंकिंग, डज इट वैल्यू मतलब क्रिएटिव थिंकिंग को वैल्यू दी जाती है या नहीं दी जाती है, या वही ट्रेडिशनल रूल ट्रेडिशनल सिस्टम ही फॉलो किया जाता है। यूनिक सॉल्यूशन, न्यू आइडियाज, इन चीज़ों को वैल्यू करी जाती है कि नहीं करी जाती। डज इट रिवॉर्ड पीपल हु टेक रीजनेबल रिस्क टू मेक इम्प्रूवमेंट, क्या उन लोगों को कोई रिवॉर्ड मिलता है जो रिस्क लेते हैं चीज़ों को इम्प्रूव करने में। डज इट रिवॉर्ड द पीपल हु फिट इन एंड मेंटेन स्टेटस क्वो, क्या वो उनको रिवॉर्ड देते हैं जो लोग फिट इन हो जाते हैं या जो जैसे चल रहा है उसी में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, क्या उन लोगों को रिवॉर्ड दिया जाता है। डज इट प्रोवाइड ट्रेनिंग एजुकेशन एक्सेस टू बुक्स एंड फिल्म, मतलब इन चीज़ों के लिए है कोई एक्सेस, ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, बुक्स या फिल्म्स हो गई या ट्रिप्स हो गई जो उनको नया सोचने में हेल्प करे। तो क्रिएटिव इनोवेशन के ऊपर कितना काम किया जाता है। दिस इज योर 9th C। 10th C है कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज मतलब डू टीम मेंबर फील रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर द टीम अचीवमेंट। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे उनके काम के, आउटकम्स क्या होंगे, क्या वो टीम मेंबर उसके लिए अपने आप को अकाउंटेबल समझते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। आर रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन सप्लाइड व्हेन टीम्स आर सक्सेसफुल, क्या अच्छा काम करने का रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन मिलता है। इस रीजनेबल रिस्क रिस्पेक्टेड एंड एनकरेज, क्या लोगों को रिस्क लेने के लिए एनकरेज और रिस्पेक्ट किया जाता है अगर वो रिस्क लेते हैं। डू टीम मेंबर्स फियर रिप्राइजल, क्या टीम मेंबर्स को पनिशमेंट से डर लगता है। पनिशमेंट का कहने का मतलब ये है कि अगर वो कुछ गलत करेंगे तो उनको उस चीज़ के लिए रेप्रिमांड किया जाएगा। तो इन चीज़ों का डर है, फियर है टीम मेंबर्स में। डू टीम मेंबर्स स्पेंड देयर टाइम फिंगर पॉइंटिंग रेदर देन रिजॉल्विंग प्रॉब्लम, क्या वो एक दूसरे के ऊपर, फिंगर पॉइंटिंग का मतलब है ब्लेम करना, क्या वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं रेदर देन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। इज ऑर्गेनाइजेशन डिजाइनिंग रिवॉर्ड सिस्टम दैट रिकॉग्नाइजिंग बोथ टीम एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, क्या कोई काम का उनको रिवॉर्ड मिलता है बेशक वो अकेले करें या टीम में करें। इज द ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग टू शेयर गेन्स एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी विद द टीम एंड इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट शेयर करती है अपने टीम मेंबर्स के या एम्प्लॉयज़ के साथ। कैन कॉन्ट्रीब्यूटर्स सी देयर इम्पैक्ट ऑन इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, तो जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, क्या उनको नज़र आता है कि उनका जो एफर्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में कहीं ना कहीं दिखता है। ये बहुत ज़रूरी है, कई चीज़ें ऐसी होना जिससे रेगुलरली एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहे काम करने के लिए, तो ये आपका कॉन्सिक्वेंसेज में आता है। देन 11th C है कोऑर्डिनेशन। आर टीम्स कोऑर्डिनेटेड बाय सेंट्रल लीडरशिप टीम दैट असिस्ट द ग्रुप्स टू ऑब्टेन व्हाट दे नीड फॉर सक्सेस, क्या ये सारी टीम्स जो है वो एक कोऑर्डिनेशन में है और उनको एक सेंट्रल लीडर जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है। हैव प्रायोरिटीज एंड रिसोर्सेज एलोकेशन बीन प्लान्ड अक्रॉस डिपार्टमेंट, कि क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए और रिसोर्सेज कैसे सबको एलोकेट करना है, ये सारी चीज़ें प्लान्ड है, कोऑर्डिनेटेड है। डू टीम्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल कस्टमर द नेक्स्ट प्रोसेस एनीवन टू होम दे प्रोवाइड अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, क्या टीम्स को ये समझ में आता है कि कस्टमर्स को कैसे, इंटरनल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल कस्टमर कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा जिसको वो अपना प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो वो कस्टमर्स कैसे बिल्ड करने हैं, कैसे क्रिएट करने हैं। आर क्रॉस फंक्शनल एंड मल्टी डिपार्टमेंट टीम्स कॉमन एंड वर्किंग टुगेदर इफेक्टिवली, क्रॉस फंक्शनल जो टीम्स हैं या मल्टी डिपार्टमेंट टीम्स है वो एक दूसरे के साथ इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं। इज द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग अ कस्टमर फोकस प्रोसेस फोकस ओरिएंटेशन, कस्टमर के ऊपर फोकस या प्रोसेस के ऊपर फोकस हो, इस तरह की ओरिएंटेशन है ऑर्गेनाइजेशन में। एंड मूविंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल डिपार्टमेंटल थिंकिंग, के जो पुराना तरीका होता था डिपार्टमेंटल थिंकिंग का, उससे दूर होके क्या कस्टमर के ऊपर फोकस या प्रोसेस के ऊपर फोकस होने का नया तरीका निकाला जा रहा है, तो ये सब आएगा कोऑर्डिनेशन में।
फिर आपका लास्ट में जो 12वां सी है, 12th सी, दैट इज कल्चरल चेंज. डज द ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज द टीम बेस्ड कोलैबोरेटिव एम्पावरिंग enabling organization culture of the future is different than the traditional hierarchical organization. मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इनको, ये ऑर्गेनाइजेशन को ये समझ में आता है कि आजकल के टाइम पे टीम्स में काम करवाना, टीम बेस्ड होना, कोलैबोरेटिव होना, अपने मेंबर्स को एम्पावर करना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू जो पुराने ट्रेडिशनल टाइम पे होता था. तो मतलब चेंज बेटर है जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं. इज द ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग टू और इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग हाउ इट रिवॉर्ड्स, रिकॉग्नाइजेज, अप्रेजेज. मतलब जो वो प्रोसेसेस होते थे, क्या उसको चेंज करने के लिए वो तैयार है? किस तरह के प्रोसेसेस? रिवॉर्ड सिस्टम हो गया, अप्रेजेस जैसे सैलरीज वगैरह बढ़ाना, प्रमोशन करना, किस तरह वो रिक्रूटमेंट करते हैं, कैसे डेवलपमेंट करी जाती है एम्प्लॉयज़ की, मोटिवेशन कैसे होती है, मैनेजमेंट कैसे, स्टाइल कौन सा फॉलो होता है. तो ये बहुत सारे सीज इन्होंने आपको दिए हैं, 12 सीज दिए हैं, जो डिसाइड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो टीम्स काम कर रही हैं वो कितना अच्छे से काम कर पाएंगी. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सीज. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग.